सभी को नमस्कार। आज पुनः एक नई श्रृंखला के साथ, जैसा आपको ज्ञात है कि कटनी आनंद क्लब की ओर से एक श्रृंखला की जाती है यहाँ पर आनंद टॉक के माध्यम से, जिसमें हम एक बुद्ध वक्ता को यहाँ आमंत्रित करके उनके बारे में और आनंद के विषय में उनके क्या विचार हैं ये जानते हैं। तो बड़ी आज प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में कटनी के BRCC आदरणीय श्री मनोज गौतम जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। सर, इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत। सर, इस मंच के विषय में बताना चाहूँगा, ये लगभग हमारी 21वीं श्रृंखला है आज आनंद टॉक की, और जिस स्थान में आप बैठे हैं आनंद विभाग की एक अवधारणा है आनंदम स्थल। इस स्थान में जो हमारे यहाँ जरूरत की सामग्री जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उस सामग्री को यहाँ स्थान पर रख देते हैं और नीडी पर्सन इस स्थान से ले जाते हैं। तो इस स्थान पे इस कार्यक्रम का संचालन होता है। तो इस मंच के माध्यम से और आनंद टॉक के माध्यम से जो भी वक्ता आते हैं, सर्वप्रथम हम उनको इस जीवन यात्रा के विषय में जानकारी चाहते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है और वहाँ से यहाँ तक की उनकी कैसी यात्रा है। तो इसी रूप में हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है और वहाँ से यहाँ तक की यात्रा, उस विषय पर आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद आपका। ये ऐसा स्थल है जहाँ पर पूरे हफ्ते भर आप जो काम करते हैं, बड़े समर्पण के भाव कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते हैं, एक दिन आप अपने लिए निकलते हैं। इस जीवन की भागदौड़ में कई परिस्थितियाँ आई हैं और कई परिस्थितियों का फेस भी करते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में हमें बिल्कुल रेस में आराम नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे पल हैं जो ज़रूरत के अनुसार लगता है कि आज ठहर जाना चाहिए। लगातार दौड़ भी अच्छी नहीं रहती। निश्चित रूप से जो लगातार दौड़ता है वो उसे ठहरने की आवश्यकता होती, थकान सबको होती है। तो आनंद स्थल में आनंद टॉक के माध्यम से आपने हमको अवगत करा है, तो इसमें आपको कुछ अपने जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में, कुछ ऐसे अच्छे पल के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। बेसिकली मैं मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे हाथ से सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल मेरा बनवार गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर के अंतर्गत आता है। 10वीं तक मेरी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा अपने ग्रामीण स्तर पर हुई थी। उसके बाद 20 किलोमीटर मेरा प्रॉपर गांव से डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर लगता है। हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे होते हैं हायर एजुकेशन के लिए वो ग्वालियर ही आते हैं। ग्वालियर एक महानगर भी है, मध्य प्रदेश का अच्छा स्थल भी है और पुराने सांस्कृतिक विरासतों से भी जुड़ा हुआ है। 11th-12th है वहीं से मैंने शासकीय हाई स्कूल, हाई दर्शन स्कूल लश्कर से किया। बाजू में ही, सामने ही शासकीय मॉडल साइंस कॉलेज ग्वालियर में है, वहीं से मैंने लिया। इच्छा तो थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मैंने पहली बार 12th क्लास में इसी समय पे एग्ज़ाम दिया था। मेरे 58 नंबर आए थे और कट ऑफ जो था वो 64 पर गया था। लेकिन एक आर्थिक कंडीशंस होती हैं जो हमें रोक देती हैं, क्योंकि पिता एक होता है, बच्चे 4 या 6 बच्चे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सबकी ज़रूरतें वो पिता पूरी नहीं कर पाते हैं। जो संपन्न होते हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और हम तो ऐसे थे कि संपन्नता तो ज़्यादा थी नहीं, मिडिल क्लास ही थे। साथ साथ में किसी ने मोटिवेट नहीं किया। यदि उस दौरान हमको कोई मोटिवेट करता, कुछ आर्थिक हेल्प भी मिलती, तो निश्चित रूप से उस समय में डॉक्टर बन जाता। मेरा भाई भी है, मेरे चाचा का लड़का, चाचा हमारे डिप्टी कलेक्टर रिटायरमेंट हुए हैं, उनका भाई और मैं दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उसको डॉक्टर ही बनना था, संपन्नता थी और वो डॉक्टर बना। आज वो शिवपुरी जिले में BHM है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो मुझे लगा कि BSc करना सबसे सरल भी है, कम पैसे में भी आराम से हो सकता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। किसी ने उस दौरान मुझसे कहा गया था कि PSC की तैयारी भी कर लीजिए।
वैसे तैयारी में हमको लगा कि साइंस के विषय से जो बच्चे हटते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट पकड़ते हैं, तो उनका मन नहीं लगता। उन्हें पता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि साइंस में तो आर्ट्स में जाते हैं तो काफ़ी दूर तक तो उनको समझ में नहीं आता कि आर्ट्स में होता क्या है, क्योंकि उनका जो रूटीन है साइंस में लगाव ज़्यादा रहता है। तो हमने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद एमएससी केमिस्ट्री से किया और उसके बाद मैंने बीएड ग्वालियर से किया था। इस बीच दौरान मैंने अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के मैंने ट्यूशन पढ़ाने का एक अच्छा काम किया। ट्यूशन के माध्यम से हमें अच्छा अर्निंग भी होती थी। साथ साथ मैं अपने भाई बहनों को भी अपने ग्वालियर लेके आया था, जो मुझे छोटे हैं मेरे भाई बहन, मैं उनको भी अपने पास लेके आया और उनको पढ़ाया लिखाया। साथ ही उस दौरान ग्वालियर में एक DRDE है, डिफेंस रिसर्च सेंटर है केमिकल का। तो मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि आप जॉब करोगे क्या वहाँ पे? तो मैंने कैसा होता है, तो बताया ऐसा होता है। तो मैंने जब वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो मेरा एक टेम्परेरी रूप से एक बार में सिलेक्शन हो गया और उस समय पे हमें 3,500 रुपये मिलता था। ये 2004 की बात, 3 की बात है। और 3,500 मेरे लिए पर्याप्त थे। रूम का किराया मात्र 250 रुपये और 3,500 मिल जाते हैं तो हमारा घरेलू पूरा खर्चा भी हो जाता है, बचत भी हो जाती थी। आज वो 3,500 आज 35,000 के बराबर मान लीजिए। आज के दौर की बात हम बताते हैं। एमएससी करने के बाद बीएड, थोड़े उसी समय हमारे साथी बोले कि बीएड भी कर लो। तो मैंने कहा बीएड भी करना है? तो बोले हाँ कर लीजिए। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने की मुझे वहाँ जाना है। तो बोले ठीक है। तो वो हमारे साथी थे, मेरे फॉर्म लेके आए, भरवाया और जमा भी करिए। अब पैसा भी उन्होंने लगाया था। एग्जाम मैंने दिया लेकिन मैं पास हो गया, हमारा साथी फेल हो गया। बुरा हमको लगा, जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो अगले साल फिर टेस्ट दीजिए। तो अगले साल फिर वो भी पास हुए, वो बीएड के बाद मैं 2005 में 4 में कंप्लीट होने के बाद 1 साल फिर मैं डिफेंस में चला गया। वहाँ पे फिर जॉब करने लगे और 2006 में पहली बार सरकार के माध्यम से संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की वैकेंसी निकली। तो मैंने फिर वर्ग 2 में उसको अप्लाई किया था, वर्ग 1 में भी अप्लाई किया था, दोनों में क्वालिफाइड हुआ था, लेकिन मुझे मेरा गृह जिला नहीं मिल पाया। तो पहली बार मुझे वर्ग 2 में पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी पन्ना जिले में, सायनगर क्षेत्र में हुई। इसी दौरान मेरा वर्ग 1 में भी नाम आया, बालाघाट, सिवनी वगैरह। तब मैं 6 महीने यहाँ जॉब कर चुका था और कटनी मुझे अच्छा लगने लगा। पन्ना में मेरे पूरे ब्लॉक में हुआ था, बहुत जगह हुआ था, सब जगह हुआ था, लेकिन मैंने कटनी को इसीलिए चॉइस किया था कि कटनी से आवागमन बहुत अच्छा है। फिर मुझे बताया किसी ने कि थोड़ा सा, मेरे सीनियर साथी थे, उन्होंने पीएससी की तैयारी भी कर ली। और इस 5 के दौरान की बात और घटना बताना चाहूँगा मैं। 2 बार मैंने उस समय पर नवोदय विद्यालय का ग्रेड 1 का टेस्ट हुआ था, वो भी निकाला मैंने और क्वालिफाइड भी हुआ था। और 10 फरवरी 2005 को शिलोंग में इंटरव्यू देने गया था। मध्य प्रदेश से इकलौता मैं ही था जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से गया था उस समय पे, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ सर। लेकिन उस समय पे घटना घटित हुई थी कि उस क्षेत्र के लोग हिंदी भाषियों को पसंद नहीं करते। उन्होंने एक 4 या 6 बिहारियों को जिंदा जला दिया। तो उस समय एक घटना ऐसी घटित हुई थी। फिर मेरे बाबूजी को पता चला तो बोले कि नहीं, अब नहीं जाएगा। तो मतलब माँ और बाप अगर इस तरह घटना घटित देख लेते हैं या सुन लेते हैं जिस क्षेत्र में आपके बच्चे को नौकरी करने, जॉब करना, तो मुझे लगता है कि वो राजी कभी नहीं हो पाएंगे। अच्छा भी लगा क्योंकि वहाँ की जो नेचुरलिटी है अपने क्षेत्र से कई गुना अच्छी है। मैं आपको बताए, वहाँ 5 बजे सूरज निकल जाता है और यहाँ 6:30 बजे निकालते थे उस ठंडियों की बात, फरवरी की। बहुत सुंदर मनमोहक क्षेत्र, पहाड़ियों पर पूरा बसा हुआ है और नेपालियों जैसे ही लोग हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। तो उस दौरान मैंने फिर नवोदय का भी 2 बार क्वालिफाइड किया था। तो 1 बार मैं जा नहीं पाया था, दूसरी बार मैंने 2 बार उस समय पे केंद्रीय विद्यालय का ग्रेड 1 का टेस्ट भी निकाला। इसी 2005 से लेकर 2002 के बीच में मैंने साइंटिस्ट बी का भी इंटरव्यू निकाला, वो रिटर्न निकाला और 6 बार क्वालिफाइड।
इसी दौरान 5 के दौरान किसी ने कहा कि तैयारी भी कर लीजिए, तो फिर मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया। ग्रेड 1-2 का मैंने जॉब मतलब हासिल कर लिया था और जॉब भी शुरू कर दिया था। अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैं ग्रेड 1 में फिर कहीं नहीं गया। तो यूपीएससी की तैयारी भी करता रहा, करते करते पहली बार 2011 में मेरा पीएससी प्री में सिलेक्शन हुआ। मुझे सबसे अच्छी खुशी तब हुई थी। खुशी और ज़्यादा तब हुई जब लगा कि मैं बिना किसी क्लास के, किसी की बिना मोटिवेशन के मैं खुद ही आगे बढ़ता जा रहा। तब से लेकर मैंने 8 बार पीएससी प्री दिया। मैंने आपको बता, मेंस दिया है, लेकिन मेंस के बाद मैं इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया। इस दौरान मेरी शादी यहीं पर हुई थी और मेरी ससुराल भी यहीं पर, आपको बता दें। मेरी मिसेज भी अभी वर्तमान में लक्ष्मी होता बुरुली में माध्यमिक शिक्षक भी। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि मुझे ग्रेड 1 में जाना है। तो 2009 में मैंने जो 2008 की परीक्षा हुई थी उसको मैंने फिर क्वालिफाई किया, अच्छे रैंक भी आया, लेकिन फिर भी मुझे ग्वालियर जिला फिर नहीं मिल पाया। तो बड़ी सिटियों में हाई रैंक होती है, नहीं मिल पाया। तो मेरा कटनी में भी हुआ था। कटनी में एक पायदान नीचे था और सभी जिलों में मैंने जहाँ पर अप्लाई किया था सब जगह हुआ था। फिर मैंने दमोह में इसको ज्वाइन किया सर। दमोह ज्वाइन किया। दमोह ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पर जब तक यहाँ पर मेरी शादी की बात भी चलने लगी, हमारी मैडम से थोड़ा परिचय भी हुआ। परिचय होने के बाद अब मैंने सोचा नहीं, अब परिचय हो गया, इस तरह से शादी वगैरह होना है और मुझे नहीं यहीं रहना, इनको भी यहीं रहना है, तो कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ग्रेड 1 बाजू में ही, मतलब दमोह जिले में ज्वाइन कर लिया। 8 साल मैंने वहाँ पर जॉब भी किया और जॉब करने के बाद में बीच में पहली बार 2018 में ट्रांसफ़र पॉलिसी आई। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में मैंने यहाँ करने के लिए अप्लाई किया। मैडम का जब स्कूल बिदुली था तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आऊँ तो अच्छे स्कूल में जाऊँगा, तो मेरा मॉडल स्कूल में भी हुआ, वहाँ से आया था, मेरे एक्सीलेंस में भी हुआ, दोनों जगह हुआ। तो मैडम का भी स्कूल बिदुली था, खरकरी मेरा खाली था, 3 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो मैंने खरकरी को उसको प्राथमिकता दी। तो इस तरह से बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन लाइफ में फिर मैंने सोचा कि मेरा अब क्या करना है, मुझे फिर भी आगे जाना है टीचिंग से मैं। लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करके देखिए सर, ये कहीं ना कहीं सत्यता पे आधार रहती है। हम जिन चीज़ों से नफरत करते हैं या जिन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लाइफ में सबसे पहले फेस उन्हीं को करना पड़ता है। ये आप देखिए, जब मैं साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये नहीं देखा मुझे कहते टीचर बन जाइए, मैं एक तरह से ये कहता नहीं मुझे टीचर बनना ही नहीं है, मतलब एक तरह अवॉइड करता था, क्योंकि मेरा एम कुछ और था, मुझे बनना ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, जो जिसको जो जहाँ भेजना होता है वो वहाँ पे चला ही जाता है। इसीलिए लाइफ में हमने भी एक मूल मंत्र मिला है हमको भी, और मैं दूसरों को भी कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ आप जिसको अवॉइड करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, वो निश्चित रूप से घूम फिर के कभी न समय चक्र के और वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। चाहे हमारे दोस्तों की बात करें, चाहे हमारे किसी की कल की बात करें, चाहे हम नाते रिश्तेदारों की बात करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन समय ऐसा विपरीत आ जाता है, हमें उससे बात करनी ही पड़ती है। तो लाइफ में ये जरूर हमें को एक सबक मिला है, तो जो पहले मिलता है उसका सम्मान करें, ये सबसे अच्छा है। तो मेरा मानना था उस दौरान फिर मुझे लगा मुझे पढ़ना भी है। तो जब मैं दमोह डिस्ट्रिक्ट में था मैंने एमएड किया सर। उसी समय पे पहली बार 2012 के बाद 2005 में और 2017 में सेट यानी कि स्टेट लेवल का स्टेट एजुकेशन एबिलिटी टेस्ट होता है, जो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होता है, वो टेस्ट हुआ सर। तो मैंने पहली बार उसको भी दिया और एक बार में भी क्वालिफाइड हुआ। आज मैं केमिस्ट्री सेट भी क्वालिफाइड हूँ। एमएड जैसे जिस समय मेरा फाइनल ईयर था तो मैंने एमएड से भी नेट दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे भी क्वालिफाइड हुई। आज वर्तमान में मेरे पास 2 अलग उपलब्धियाँ हैं, मैं दोनों से प्रोफेसर बन सकता हूँ। 2018 में फिर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के एमपीपीएससी के माध्यम से एग्जाम
निकला, फिर मैंने भी इसको क्वालिफाइड किया। आज उसकी मेरी बैटिंग है, मतलब मैं जो बनना चाहता हूँ वो एक कदम मुझे पीछे धकेल देता है, एक पायदान में पीछे रह जाता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि कमी या लक जो होता है, कमी मुझ में है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। कमी ये थी कि मैं पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पाता था। और स्टडी तो एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपकी अच्छी रहेंगी। चलिए गौतम जी, मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी लंबी यात्रा है, ग्वालियर से शुरू होकर आप पन्ना, प्रथमों और आज हमारे बीच में कटनी में, विकासखंड कटनी में शिक्षा विभाग की बागडोर वीआरसीसी के रूप में आप संभाल रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से आपको शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मंच आनंद विभाग के माध्यम से कटनी आनंद क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा है, आनंद टॉपिक। और एक जानकारी और दूं कि आज 10 सितंबर है और आज विश्व आत्महत्या निषेध दिवस, तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, तो उस पर आपसे मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन चूंकि आपको मालूम है आनंद विभाग का, तो हम आनंद की बात जरूर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में, आनंद की अवधारणा आपके विषय में क्या है, आप किससे अपने जीवन में आनंद समझते हैं, उस पर थोड़ा। आनंद एक विस्तृत अवधारणा है, एक प्रकार एक कॉन्सेप्ट है। आनंद वो है जो मनुष्य अपने मन से संतुष्टि प्रदान कर ले। जो काम करता है, किसी भी क्षेत्र का काम हो, यदि वो मन से करता है, यदि वो कंप्लीट हो जाता है और वो आत्म संतुष्ट हो जाता है, तो समझ लीजिए वही इसके लिए आनंद है, वही इसके लिए आनंद है। उसको रम जाता है, उसे अच्छा लगने लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ यही है, मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। और आनंद एक स्थायी अवधारणा नहीं है। ये आपके लिए आनंद क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किससे अपने जीवन में आपकी क्या अवधारणा है आनंद के लिए, स्वयं के लिए। समय के अनुसार आप जो उपलब्धि हासिल करते हैं उनको पूर्ण करते रहें, और जहाँ उपलब्धि हासिल हो जाती हैं तो आनंद है। इस जीवन की भाग दौड़ में कुछ पल अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, इनके लिए भी निकालें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, तो वही आपके लिए एक आनंद का पल है। आनंद का पल और होता है आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। जितना आप अच्छा दोगे, समर्पित भाव रखोगे, तो आपको खुशी मिलती है, वही आपके लिए एक आनंद है। लाइफ में दो चीजें आनंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक धैर्य और एक त्याग। धैर्य मतलब जो आपको मिल जाता है आप उसी में खुश रहिए। त्याग मतलब दूसरा की खुशी में आपको अच्छा लगता है तो आप उसको खुश रखने का प्रयास करें, यही आपके लिए आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गौतम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जीवन में आपके ऐसा कोई पल आया होगा कि वो पल आपके जीवन में बीता तो आपको बहुत आनंदित हुए होंगे, बहुत ज़्यादा। यदि आपसे और आज भी उस पल को याद करते होंगे तो उस पल को याद करके आप आनंदित होते होंगे। तो कुछ समय आप शांत रह के याद करें कि ऐसा कौन सा पल आपके जीवन में था जो सबसे ज़्यादा आनंदित कर गया आपको। कि हम जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, मेरा टारगेट ये था उस समय पर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ टीचर बनने का चाहता था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता था, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। तो 2011 में जब मेरा पहला सिलेक्शन पीएससी में हुआ, वो मुझे सबसे आनंदित करता था कि अब मेरी लिंक बन गई है और मैं निश्चित रूप से आज नहीं तो कल प्रशासन अधिकारी बन ही जाऊंगा। तो वो मेरे लिए बहुत सबसे शुरू बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया अपने आनंद के पल के बारे में। तो आदरणीय मैं गौतम जी, जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको कि आज विश्व आत्महत्या निषेध दिवस भी है, उस विषय में, और चूंकि आप कटनी विकास खंड की शिक्षा की बागडोर संभाल रहे हैं, उस संबंध में यदि हमारे श्रोता को कोई संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, तो आपका स्वागत। जैसे आपने बताया कि आज विश्व आत्महत्या निषेध दिवस भी है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। व्यक्ति को सही समय पर सपोर्ट नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता है, या मोटिवेशन नहीं हो पाता है, तो आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे अब यही कर लेना चाहिए। उसके अनुसार ये लगता है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आ गया, मैं सबसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तो मैं यही कहूँगा सभी साथियों से कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, और उस समस्या को समाधान के लिए आप उस स्थिति से निर्मित जो हो रही है उससे लड़ने की क्षमता विकसित करेंगे।
और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो अपने साथियों का पारिवारिक रूप से या शैक्षिक जो आपके जहाँ वर्क स्थल आपका कार्यस्थल है, तो वहाँ के लोगों की मदद भी ले सकते हैं और अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं कि मैं परेशान हूँ, तो मेरी समस्या का समाधान करें। तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान भी होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि इस तरह से कोई व्यक्ति हमें दिखता है, बच्चा दिखता है, तो उसको ऑब्जर्व ज़रूर करें माता-पिता या हमारे मित्र कि ये परेशान क्यों हैं। उससे बार-बार बातचीत करें, समस्या जहाँ पर होगी तो समाधान करने का प्रयास भी करें। और समस्या का समाधान एक तरह निःशुल्क होता है, एक प्रकार से ये समर्पण भाव ही होता है और इस तरह से करते हैं। और यदि आप किसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को भी रोक लेते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया में उससे अच्छा आनंद और कुछ नहीं। धन्यवाद, आपको आपने अच्छी बात कही। हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से, राजानंद संस्थान की ओर से और पत्नी आनंद क्लब के सभी सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।